Hi friends, I am Sanjay Kumar and again welcome all of you in English Backbone। आज हम रीड इंग्लिश का जो चैप्टर चल रहा है अपना रीमीडियल टीचिंग, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमने पहला पार्ट मतलब इससे पहले जो कि थोड़ी बहुत बातें हमने रीमीडियल टीचिंग की करी थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं रीमीडियल टीचिंग का सेकंड पार्ट, और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं इसके अंदर हम इसका थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है, तो हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग प्यूपिल्स, कि आपको बच्चों की हेल्प करनी है। हेल्प करने के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सहायता करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज में हमने लर्निंग डिफिकल्टीज पढ़ी थी, बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टीज होता है, पुअर मेमोरी होती है, ठीक है, डायलेक्सिया होता है, काफी वर्ड्स है जो हमने पढ़े हैं। तो उन डिफिकल्टीज में विद्यार्थियों की सहायता करने के क्या क्या सिद्धांत है, मतलब हाउ कैन वी हेल्प ए स्टूडेंट, हम एक विद्यार्थी के एक स्टूडेंट की सहायता कैसे कर सकते हैं लर्निंग के अंदर। बस ये है हमसे, मतलब आप ये सब समझो कि हम सब टीचर्स हैं। हम सब क्या है, टीचर्स हैं, और हमें स्टूडेंट जो सामने वाला बंदा है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये थिंक माइंड के अंदर क्रिएट करो फिर पढ़ो। तो सबसे पहले हमें करना है टीचिंग परसेप्शन। हमारा जो टीचिंग का परसेप्शन है, हमारी टीचिंग की जो थॉट है, हमारी टीचिंग का जो आइडिया है, हमारी टीचिंग का जो विचार है वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हमें बात करनी है। तो ये वाला पॉइंट है, फोकस कीजिए कि बिफोर प्रीपेयरिंग फॉर देयर लेसन, मतलब अपना लेसन प्रिपेयर करने से पहले जो आपको पढ़ाना है, जिस बच्चे को आपको पढ़ाना है, जो मैटर आपको पढ़ाना है, उस मैटर को प्रिपेयर करने से पहले जो एक रीमीडियल टीचर होता है शुड आइडेंटिफाई, उस टीचर को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए प्यूपिल की डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जो वो डाइवर्स क्यों हो रहा है लर्निंग के अंदर, जो वो सीखने की कोशिश करता है, सामने वाला बच्चा जो सीखने की कोशिश कर रहा है और वो डाइवर्स हो रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है, तो ये ध्यान उसका क्यों भटक रहा है, इस चीज को एक टीचर को जान लेना चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रीमीडियल टीचर। एक रीमीडियल टीचर के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम क्या है। तो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर देयर लेसन, अपना लेसन तैयार करने से पहले, अपना कंटेंट तैयार करने से पहले, अपना मतलब मैटर तैयार करने से पहले एक टीचर को, एक रीमीडियल टीचर को यह पता होना चाहिए कि मैं जिसको पढ़ाने जा रहा हूं, अरे भाई उसकी समस्या क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, सो दैट, ताकि टीचर को ये पता चल जाएगा तो क्या होगा, ताकि दे में डिजाइन, ताकि टीचर्स क्या कर पाए, डिजाइन कर पाए, ताकि टीचर्स क्या कर पाए, तैयार कर पाए एप्रोप्राइट टीचिंग प्लान्स, ताकि एक टीचर एप्रोप्राइट उचित टीचिंग स्ट्रेटजीज बना पाए, टीचिंग प्लान्स कर पाए, टीचिंग प्लान्स को क्रिएट कर पाए टू फैसिलिटेट करने के लिए, सुविधा देने के लिए प्यूपिल की इफेक्टिव लर्निंग को। अगर एक बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग एक टीचर चाहता है, एक बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग अगर एक टीचर चाहता है, तो उस टीचर को सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूं उस स्टूडेंट की समस्या क्या है। तो सामने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, और जब टीचर को प्रॉब्लम का पता होगा तो टीचर आराम से इजी वे में क्या बना पाएगा, टीचिंग स्ट्रेटेजीज बना पाएगा, टीचिंग प्लान्स बना पाएगा। और ये एक टीचर को जानना सख्त जरूरत है, मतलब हमें पता होनी चाहिए ये बात। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वाला चैप्टर, इससे आगे वाला पॉइंट क्या है उसको सोचते हैं। हमारा आगे वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। मतलब एक टीचर को, ये टीचर की रामायण है सारी, मतलब टीचर कैसे सहायता करे अपने विद्यार्थियों की, उसकी सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो भाई एक टीचर को डिवाइस करना चाहिए, एक टीचर को सोचना चाहिए वेरियस विभिन्न प्रकार के लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब एक टीचर को अलग अलग प्रकार की लर्निंग एक्टिविटीज करवानी चाहिए अपने स्टूडेंट को। अगर आप एक टीचर हैं और अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज उसके ऊपर अप्लाई करो। तो वही है डिवाइस। डिवाइस का मतलब थिंक करना है। डिवाइस का वर्ड डिवाइस आते हैं, आप डिवाइस मोबाइल डिवाइस वगैरह ये मत सोचना, यहाँ डिवाइस का मतलब थिंक है कि सोचना चाहिए वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज, कैसे कैसे क्या क्या। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि टीचर मस्ट डिवाइस, कि एक टीचर को सोचना चाहिए डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज, एक टीचर को
अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज सोचनी चाहिए कि यार मैं मेरे स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ा सकता हूं, नहीं यार ऐसे नहीं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो अपन मतलब मन ही मन में उसको थिंक करना चाहिए विद द सेम टीचिंग ऑब्जेक्टिव के साथ में, सेम टीचिंग ऑब्जेक्टिव के साथ में, उद्देश्यों के साथ में उसको पढ़ाना चाहिए टू डेवलप करने के लिए। क्या डेवलप करने के लिए? प्यूपिल की वेरियस एबिलिटीज। अगर आप अपने बच्चे की, अपने बच्चे से मतलब है कि स्टूडेंट की, अगर आप अपने स्टूडेंट की वेरियस एबिलिटीज डेवलप करना चाहते हैं, उसकी स्किल्स, उसकी जो स्किल्स है, उसकी वेरियस जो स्किल्स है, वेरियस जो उसकी एबिलिटीज है, उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हैं इस प्रोसेस के साथ में, तो भैया आपको वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज का यूज करना ही होगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ यू वांट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ योर स्टूडेंट देन यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है हमें, ये वाला पॉइंट, कि इट इज मोर इफेक्टिव फॉर टीचर्स, कि ये चीज इफेक्टिव है डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज का यूज करना, डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज का यूज करना इज इफेक्टिव, आर इफेक्टिव है भैया, कि इट इज मोर इफेक्टिव फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए इफेक्टिव है। कि टू अडॉप्ट, कि एक टीचर अडॉप्ट करे, एक टीचर अपना ले ए सीरीज ऑफ रिलेवेंट संबंधित एंड सिंपल टीचिंग एक्टिविटीज, कि एक टीचर को, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एक टीचर को अच्छी से अच्छी एक्टिविटी का यूज करना चाहिए, अच्छी से अच्छी एक्टिविटी अपनानी चाहिए, देन बोरिंग एक्टिविटी नहीं अपनानी चाहिए, एंड लॉन्ग टीचिंग एक्टिविटी नहीं अपनानी चाहिए कि लेली क्लास 3 घंटे की छोटे बच्चों की लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। इट्स नॉट ए टीचिंग, ये तो बोरिंग टीचिंग होगी भैया। ये तो केवल आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा दी, आपने समझाया क्या, आपको समझ में कितना आया, वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो यही है कि इट इज मोर इफेक्टिव फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए इफेक्टिव है कि वो अडॉप्ट करे ए सीरीज ऑफ रिलेवेंट सिंपल टीचिंग एक्टिविटीज, सिंपल टीचिंग एक्टिविटीज को वो अपनाएं, देन बोरिंग एंड लॉन्ग टीचिंग एक्टिविटीज, बोरिंग और लंबी टीचिंग के बजाय। डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, बहुत अच्छा पॉइंट है कि डिजाइन करे, एक टीचर को डिजाइन करना चाहिए, वही अपनाना चाहिए, वही बनाना चाहिए। कुछ भी मान लो जी, डिजाइन कर लो, क्रिएट कर लो, डेवलप कर लो, बात तो ये की है ना कि मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, कुल मिलाकर सिचुएशन इस तरीके की हमारे टीचर को करनी चाहिए कि बच्चा उसमें अपने आप सीखने को मजबूर हो जाए। अगर आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करो, ऐसी सिचुएशन, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि बच्चा ऑटोमेटिकली खुद सीखे। बात समझ में आ रही? कैसे सीखे भाई, कैसे हम एटमॉस्फेयर करें? तो देख लो, रिमीडियल टीचर्स शुड डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, वो की वही बात है कि एक रिमीडियल टीचर को मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। लैंग्वेज एनवायरनमेंट, ऐसा लैंग्वेज एनवायरनमेंट पैदा करना चाहिए, मतलब हर एक बंदा फटाफट इंग्लिश बोले। होता है ना, कोई तोते की तरह बोलने लग जाते हैं, तो जब कोई बंदा सामने वाला बोलता रहता है तो उसका पड़ोसी सोचता है यार ये बोल रहा है तो मैं भी क्यों ना बोलूं। ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली अंदर से पैदा होता है सब कुछ। तो लैंग्वेज एनवायरनमेंट का मतलब एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, लर्निंग सिचुएशन का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, गेम्स के अंदर बच्चों को सिखाना चाहिए, एक्टिविटीज के अंदर बच्चों को सिखाना चाहिए। इस तरीके की हरकतें एक टीचर को करनी चाहिए। बंदर नहीं बनना चाहिए, हरकतों से मतलब बंदर मत समझ जाना कि टीचर बंदर बन गया, नहीं। टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ऐसे गेम्स, ऐसे एक्टिविटीज का यूज करना चाहिए ताकि वो प्रोवाइड करवा सके, प्रदान करवा सके पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड अपना पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ में वो अपना अनुभव बताते हुए, मतलब इस तरीके का वातावरण पैदा करते हुए, एटमॉस्फेयर वो इस तरीके का बना ले कि बच्चा आराम से उसमें इजी वे में सीखता रहे। ठीक है, बाकी आप सब समझदार हैं। टीचिंग अप्रोचेज, मतलब टीचर को जो अप्रोचेज होती है पढ़ाने की, जो मतलब तरीके, मेथड्स होते हैं, अप्रोचेज मेथड हम पढ़ेंगे, लेवल फर्स्ट के लिए भी पढ़ेंगे कि टीचिंग अप्रोचेज जो होती है, टीचिंग अप्रोचेज या टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो अच्छे यूज करने चाहिए एक टीचर को। जैसे शायद आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरा टीचिंग मैनर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि कई बच्चों ने तो क्या मतलब कई लर्नर्स ने कमेंट करा है कि सर योर टीचिंग स्टाइल या योर टीचिंग मैनर इज गुड। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मैं एक्सप्लेन अच्छा कर पा रहा हूँ। शायद अगर आपको अच्छा लग रहा है इस समय तो आपको फील होगा कि हाँ ठीक है, एक्सप्लेन अच्छा हो रहा है। तो वही बात यहाँ हो रही है कि टीचिंग अप्रोचेज अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो उस बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, चाहे आप कुछ भी बोलो,
उसको समझ में आ जाना चाहिए, सीधी सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो देखो क्या है, टीचर्स शुड गिव एग्जांपल्स। भैया टीचर को एग्जांपल्स देने चाहिए। जैसे हमने इन्फ्रेंस पढ़ा, हमने इन्फ्रेंस के अंदर एक एग्जाम्पल नहीं पढ़े, 2 नहीं पढ़े, 3 नहीं पढ़े, 4 नहीं पढ़े, हमने 10-10, 15-15 एग्जाम्पल्स पढ़े एक फेलेसी को समझने के लिए। एक फेलेसी को समझने के लिए हमने 10 से 15 तक एग्जाम्पल्स पढ़े, तब जाके वो फेलेसी एकदम से क्लियर होगी। ठीक है, वरना एक एक एग्जाम्पल्स के अंदर तो बुक्स में भी एक एक एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। इट्स नॉट गुड। इफ यू वांट टू टीच, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं एंड मेक टू लर्न द अनदर पर्सन, और सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे वाले व्यक्ति को आप अगर सिखाना चाहते हैं, तो भैया इसमें यही बोला गया है कि टीचर शुड गिव एग्जांपल्स। टीचर को एग्जांपल्स देने चाहिए। और कैसे एग्जांपल्स देने चाहिए? फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मैं पहले बात कर चुका हूं, पढ़ाया कैसे जाए। एक छोटी क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाओ भाई? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाओ। उसको दिखाओ बेटा कंप्यूटर, तो देख ये रहा कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर को सामने लेके जाओ कि बेटा ये कंप्यूटर है। उसको फोटो दिखाओ, कॉन्क्रीट दिखाओ, उसको कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त रूप दिखाओ। बाद में एब्स्ट्रैक्ट की बात करो, बाद में ऐसे नाउन्स की बात करो, ऐसी संज्ञाओं की बात करो, ऐसे शब्दों की बात करो जिसको केवल बच्चा इमेजिन कर सकता है, छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो बात की बात है। पहले कॉन्क्रीट करो, फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाओ। तो टीचर को एग्जाम्पल देना चाहिए कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। उसको यूज करना चाहिए सिंपल टू इजी स्टेप, सिंपल से सिंपल, सिंपल से सिंपल, इजी से इजी स्टेप एट ए पेस, एक गति के रूप में उसको यूज करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहले इजी इजी पढ़ा दो भैया, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड चलो, बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी को तो ग्रेडिंग बोलते हैं। अब जो मैं जिस तरीके से ले रहा हूं वो ग्रेडिंग है। धीरे 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 हार्ड ही आएगा। यू हैव टू फोकस मोर, आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि यार ये बंदा पढ़ा क्या रहा है इस बात पे। ओके, अगला हमारा पॉइंट है कि टीचर्स शुड टीच। एक टीचर को टीच करना चाहिए एक टीचर को टीच करना चाहिए न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट टीच करना चाहिए, मतलब नई नई चीजें पढ़ानी चाहिए। भैया पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। पहले आप वो चीजें बताओ जो बच्चों को आती है, फिर धीरे धीरे उसमें मतलब बच्चों के अंदर क्या बढ़ेगा? इंटरेस्ट बढ़ेगा। कि टीचर शुड टीच न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ाना चाहिए। कैसे? फ्रॉम डिफरेंट परसेप्टिव्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और परसेप्टिव्स का मतलब प्लान, अलग अलग प्लान्स के साथ में पढ़ाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वेरियस अप्रोचेज। अलग अलग अप्रोच, वही अप्रोच मतलब टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। मैं बात सीधी सीधी सी ये कर रहा हूं कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। टीचर को अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके पढ़ाना चाहिए ताकि प्यूपिल्स कैन ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब ग्रहण कर सके द आइडिया, ताकि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अच्छे से जो टीचर पढ़ाने जा रहा है, पढ़ा रहा है, उसके मेन मोटिव को सीख ले। जैसे आप मेन मोटिव सीख पा रहे होंगे कि हम रीमीडियल टीचिंग पढ़ रहे हैं, कि रीमीडियल टीचिंग में व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर, हम ये पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर। पहले हमने पढ़ लिया व्हाट इज द स्टूडेंट ऑफ रीमीडियल टीचिंग। रीमीडियल टीचिंग का स्टूडेंट क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट कंडीशन में होता है, ठीक है, पुअर कंडीशन में, पुअर मेमोरी कंडीशन में होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है आसानी से, उसको समझ में नहीं आती, चीज़ों को घोल मेल कर देता है, मतलब मिक्सअप कर देता है। वो एक स्टूडेंट था, ये एक टीचर है। और बढ़ते हैं आगे, क्या बता रहा है ये वाला पॉइंट देखते हैं। टीचर शुड एनकरेज, एक टीचर को एनकरेज करना चाहिए प्यूपिल की एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। टीचर को हमेशा बच्चों को डिक्री नहीं करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। हाँ बेटा तू कर सकता है, हाँ बेटा तू कर सकता है, हाँ बच्चे तू कर सकता है, हाँ बच्चे तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, है ना। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुधार, अड़म धड़म जो मुंह में आए बोलो। बच्चे को बस मोटिवेट करो, उसको एनकरेज करो प्यूपिल की एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कि हाँ तू कर सकता है यार, तू क्यों नहीं कर सकता, तेरा पड़ोसी कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, उसके भी तो 2 हाथ पैर है, तेरे भी तो 2 हाथ पैर है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा क्या चलो कोई नहीं, आप समझदार हो। आगे बढ़ रहे हैं। दे शुड यूज देयर टीचिंग एड्स, गेम्स एंड एक्टिविटीज। कि दे मतलब टीचर को शुड यूज, भैया एक टीचर को यूज करना चाहिए टीचिंग एड्स। एड्स का मतलब AIDS, ठीक है, सहायक सामग्री। टीचिंग की सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए। उसको कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ाओ, उसको प्रोजेक्टर पर पढ़ाओ, उसको चार्ट्स के द्वारा पढ़ाओ, उसको घुमा घुमा के फिराओ। चल बेटा इंदौर चलते हैं, घूम के आते हैं, वहां पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसे बोरिंग तो नहीं है लेकिन इससे टू कॉस्टली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, छोटे से बात को मैं बात कर रहा हूं कि दे शुड यूज टीचिंग एड्स। उनको टीचिंग एड्स का यूज करना चाहिए, गेम्स का यूज करना चाहिए और एक्टिविटीज का यूज करना चाहिए एक टीचर को अपने विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। फिर है प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, बच्चे को क्या दो? क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, निर्देश।
जो चीज आप पढ़ा रहे हो, जो चीज आप सिखाना चाहते हैं, जो चीज आप सिखा रहे हैं, उस चीज का क्लियर इंस्ट्रक्शन दो उसको, बेटा ये ऐसे ही होगा, ये इसी तरीके से होता है। तो देखो क्या करना चाहिए एक टीचर को कि रीमीडियल टीचर शुड गिव पीपल शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। एक बच्चे को कैसा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए? एक बच्चे को शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन कैसा मिलना चाहिए? शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं, अच्छा लगेगा ये। ठीक है, तो एक बच्चे को शॉर्ट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो अवॉइड कर सके कंफ्यूजन को। जो बच्चे को कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। आप सही सही बात बताओ ना, शॉर्ट बताओ, क्लियर बताओ, बच्चे को क्या कंफ्यूजन होगा? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि पीपल्स हैव लर्निंग डिफिकल्टीज, क्योंकि एक विद्यार्थी के अंदर डिफिकल्टीज होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, तो वो लर्न करने में डिफिकल्टी फील करता है, उसको लेस कॉम्पिटेंट होता है, मतलब उसके अंदर स्किल्स की कमी होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग पावर कम होता है, उसकी रिटन लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती। मतलब एक तो आप क्लियर लिखो भाई, बोर्ड पर लिख रहे हो तो क्लियर लिखो, छोटा छोटा लिखो, छोटा से मतलब कि छोटे सेंटेंस लिखो, बड़े अक्षरों में लिखो, तो ताकि बच्चे को, वो बच्चा जिसकी आंखें कमजोर है उसको भी साफ साफ समझ में आए। धीरे बोलो, साफ बोलो, एकदम सही सटीक बोलो, तब बच्चे को क्या आएगा, समझ में आएगा। बस यही बात है क्लियर इंस्ट्रक्शन के अंदर। क्लियर बात कहो, घोलमेल मत करो, कोलुक्यूअल मत करो, डबल मीनिंग की बात मत करो। ठीक है, फिर हमें बताया जा रहा है कि टीचर्स को मस्ट एक्सप्लेन करना चाहिए क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। क्लियरली क्या? जो बंदा, जो टीचर, जो चीज, जो मैटर पढ़ा रहा है ना, उस मैटर को क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए, साफ कि भैया जो लिखा हुआ है ना सामने बोर्ड पर, वो तो बच्चे के समझ में आ ही जाना चाहिए। वो जो कंटेंट सर लेकर आए हैं, वो कंटेंट तो बच्चे के समझ में आ ही जाना चाहिए। इस तरीके से क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ ईच लर्निंग एक्टिविटीज की, जो लर्निंग एक्टिविटीज है, प्रत्येक लर्निंग एक्टिविटीज है, उसका अरेंजमेंट करते हुए, उसको व्यवस्थित करते हुए एक टीचर को बहुत अच्छे तरीके से अपने विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट अपना है कि दे मस्ट आस्क पीपल्स टू रिपीट द स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज सो दैट एवरी पीपल में अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि दे मे आस्क पीपल्स टू रिपीट द स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज। मतलब एक टीचर को बच्चे को खड़ा करके बोलना, कहना चाहिए कि बेटा खड़ा हो, ये जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है रिपीट कर। बच्चा खड़ा हो और ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये जो मतलब शब्द लिखे हुए हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उनको आप रिपीट करो। तो वो बच्चा क्या करता है, रिपीट करता है स्टेप्स ऑफ एक्टिविटीज। जो एक्टिविटी उसमें ये स्टेप है, ये एक्टिविटी का मतलब बच्चे को एक्टिव रखो। एक्टिव रखने के लिए क्या करो, बच्चे को खड़ा कर दिया और बच्चे को बोला बेटा इस मतलब इसको लर्न, इसको क्या नाम है, रीड कर। बच्चा रीड करता है, रिपीट करता है। फिर क्या होगा, ताकि एवरी प्यूपिल, तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया तो प्रत्येक बच्चा में अंडरस्टैंड समझ जाएगा द इंस्ट्रक्शन की। साला अपना नंबर भी आ सकता है, लाइन से लाइन मिला लो। पहले क्या करते थे अपन, अंग्रेजी पढ़ते थे तो सर फटाफट अंग्रेजी बोलते थे और हमारा ध्यान कहीं और होता था और उंगली से उंगली फेरते रहते थे। होता था ना? तुम्हारा नहीं होता होगा, तुम तो इंटेलिजेंट हो भाई, है ना? लेकिन ऐसा करते थे, अभी भी ऐसा ही करते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो वो ऐसे बस ऐसे लाइन टू लाइन चलाते रहते हैं। फिर जब उनको पूछा जाता है, सॉरी सर पता नहीं ये क्या बात हुई भाई, उनका ध्यान कहीं और होता है। बस इन्हीं बच्चों को रीमीडियल टीचिंग की जरूरत होती है। तो भैया रीमीडियल टीचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे पढ़ाओ ना, इस तरीके से पढ़ाओ, हंसी मजाक में पढ़ाओ, हंस के पढ़ाओ। बच्चों का पूरा ध्यान होना चाहिए, बेटा कहाँ पढ़ा रहा हूँ। बीच में किसी बंदे को पूछ लिया, खड़ा बता, वो घबरा जाएगा, और यार सर ने पूछ लिया। तो वो उसको खड़ा करने से ये हुआ कि और बच्चे ध्यान लगाएंगे। तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया, उसको बोला बेटा रिपीट कर, तो सारों बच्चों का ध्यान वहीं पर रहेगा। जैसे स्पेलिंग्स पूछते थे सर पहले, तो अगर रेगुलर पूछ रहे हैं, जैसे 50 स्पेलिंग है, 5 एक को पूछ ली, 5 अगले को पूछ ली, 5 अगले को पूछ ली, तो ऐसे सब लोग पहले एडजस्ट कर लेते थे कि यार मेरा इस नंबर पे ये 45 नंबर से मेरी स्पेलिंग आएगी, उठा आने लग जाता है इस तरीके से। तो वो हर एक बच्चा ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं समराइज द मेन पॉइंट। और कुल मिलाकर जब आपने पूरी टीचिंग करवा दी, जो पॉइंट आपने पढ़ा दिया, और एट लास्ट पढ़ाने के बाद में जब पीरियड लगने से पहले 5-10 मिनट हो, तो जो चीज आपने पढ़ाई उसको समराइज कर दो, उसका कंक्लूजन कर दो, उसको दोबारा पढ़ा दो यार शॉर्ट में। समराइज द मेन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ा दो। बस यही है कि इन टीचिंग टीचर्स शुड सम अप करना चाहिए, मेन पॉइंट दोबारा पढ़ाने चाहिए। एंड राइट द की फ्रेजेस, जो मेन स्पेलिंग्स है, फ्रेजेस है, उनको बोर्ड पर लिख देना चाहिए, ताकि इनहेंस द पीपल्स ऑडियो एंड विजुअल मेमोरी, ताकि बच्चे की ऑडियो मेमोरी, ताकि बच्चे की विजुअल मेमोरी दोनों एकदम एक्टिव रहे। बात समझ में आ गई होगी शायद आपके, नहीं आई तो रिपीट कर लेना, है ना, क्योंकि रिपीटिशन इज द मस्ट। ओके, अगला पॉइंट है टीचर्स कैन गाइड
टीचर का काम ही गाइड करने का होता है और कुछ नहीं, बस गाइड ही करता है, जैसे गाइड करते रहो, है ना, ज्ञान देते रहो, वो वाली बात है कि टीचर्स कैन गाइड, टीचर्स गाइड कर सकता है देयर प्यूपिल्स, अपने स्टूडेंट्स को, टू लिंक अप, कि बेटा लिंक अप कर देन नॉलेज, नॉलेज को लिंक अप कर। ठीक है, लिंक अप का मतलब जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स हमें बताते हैं कि बेटा अगर आपको मतलब वर्ड्स याद करने हैं तो आप वर्ड्स को वर्ड से लिंक करो, वर्ड को वर्ड से लिंक करो, लिंक करोगे तब आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वाली बातें हैं, तो आपको प्रीवियस जो नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से लिंक करो, लिंक अप करने से आपको अच्छे से याद रहेगा। ये एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ में करना चाहिए। टीचर्स शुड रिपीट द मेन पॉइंट्स इन वर्बल और रिटन फॉर्म, मतलब टीचर को मतलब लिख लिख कर अपनी जो मैटर है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए या बोल बोल कर। तो यहाँ इस पॉइंट में यही कहा गया है कि टीचर्स शुड रिपीट, टीचर्स को रिपीट करनी चाहिए मेन पॉइंट्स इन वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म का मतलब स्पीकिंग फॉर्म, स्पीकिंग फॉर्म का मतलब बोल बोल कर उसको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो यहाँ पर बोलना और लिखने को या बोला गया है, लेकिन आप तो दोनों ही मानो कि उसको बोल बोल कर क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये वाला हमारा पॉइंट खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव ऑफ लर्निंग है। कौन सा, बोल बोल कर लिखना इफेक्टिव लर्निंग है। तो हमने इतना पढ़ लिया, अब हम आगे वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। टीचर की बात ही कर रहे हैं कि टीचर को इन्हांस करना चाहिए लर्निंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, बच्चे के अंदर मतलब मोटिवेशन पैदा हो जाए, इस तरीके की बातें स्टूडेंट्स के साथ में करनी चाहिए। इस तरीके की बातें एक स्टूडेंट के साथ में एक टीचर को करनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। ठीक है, मतलब टीचर क्या है यार, टीचर तो एक बोलने की क्वालिटी है, टीचर जैसा बोलेगा स्टूडेंट वैसा करेगा, ये डेफिनेट है। हमारे साथ में भी ऐसे हुआ है कि कभी हमारे किसी फेवरेट टीचर ने ये कह दिया कि बेटा तुझे ये करना है, तो बेटा करेगा ही करेगा, कुछ हो जाए चाहे। तो वो क्यों, क्योंकि उसका टीचर के साथ में लगाव है। तो मतलब बच्चों के साथ में टीचर का लगाव होना चाहिए, टीचर को इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लग जाए। तो वही बात है, प्यूपिल्स जनरली लूज देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग। इंग्लिश में तो बहुत से बच्चों के साथ में यही होता है कि भैया उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता अंग्रेजी पढ़ने में, लेकिन फिर भी क्या पता उनको अंग्रेजी मतलब पढ़नी ही पड़ती है। जैसे हम 12th की बात करें, 10th की बात करें, अपन छोटी मोटी क्लासेस की बात करें, नहीं यार सर अंग्रेजी याद नहीं होती, स्पेलिंग्स याद नहीं होती सर, क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, तो नहीं होते भैया। अब टीचर भी क्या करे, तो टीचर थोड़ी गोल्ड के पिलाए। प्यूपिल्स ग्रेजुअली लूज देयर इंटरेस्ट, टीचर्स मतलब प्यूपिल्स क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं जनरली सामान्य रूप से लूज खो देते हैं इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाषते लाग रहे यार, नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है, प्यूपिल्स ग्रेजुअली लूज देयर इंटरेस्ट इन लर्निंग, अपना लर्निंग अब जो इंटरेस्ट होता है लर्निंग का उसको खो देते हैं, नहीं पढ़ूंगा मैं तो, बिकॉज सफरिंग, क्योंकि वो सफरिंग पीड़ित रहते हैं, फ्रॉम फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशंस इन देयर वर्क, अपने वर्क के अंदर फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चिंतित रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ठीक है, उनको मतलब बहुत भयंकर टेंशन रहती है, यार मैं याद नहीं करा तो गुरुजी के डंडे पड़ेंगे, यार मैं याद नहीं करा तो मतलब वो याद नहीं करा, मैं करता भी नहीं है, उसको टेंशन ही रहती है, मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे को याद नहीं हो रहा, तो भैया फिर उसको याद भी नहीं होता। तो उस बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करो, उसको इस तरीके से मोटिवेट करो कि बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ग्रो होने लग जाए। इंग्लिश के अंदर इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो तो सोशियोलॉजी, जो भी XYZ आपकी सब्जेक्ट है। आगे बढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है कि टीचर शुड डिजाइन, टीचर को डिजाइन करना चाहिए, टीचर को क्रिएट करना चाहिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब एक टीचर को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए। किस तरीके की एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए, जैसे रिवॉर्ड स्कीम, बेटा आप जो पहला स्थान लेके आएगा उसको मैं डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है, और जैसे 10 नंबर का टेस्ट हुआ, जो 9 नंबर लेके आएगा उसको ये दूंगा, जो 8 नंबर लेके आएगा उसको ये दूंगा, और नीचे से बोले तो 0 1 2 3 4 5, और जो 5 तक मतलब वो बच्चे जो पहले वाले टेस्ट में 0 लाए थे और वो बच्चे अगर 5 से ऊपर नंबर लाते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा पेन दिया जाएगा। मतलब उनको लालच दो, रिवॉर्ड का, रिवॉर्ड स्कीम चलाओ, स्टिम्युलेट करो, उनको उत्साहित करो, प्यूपिल्स का इंटरेस्ट बढ़ जाए, ताकि उनका क्या बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए। मेरी बातें शायद क्लियर हो रही होगी, इससे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बातें हो रही है, हम रीमीडियल टीचिंग तो कर रहे हैं लेकिन लेकिन ये रीमीडियल टीचिंग के साथ साथ में साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बातें भी हमारे साथ में हो रही है। ये वाला पॉइंट देखते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हेल्प पीपल्स टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज। भैया ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हेल्प पीपल, की पीपल की हेल्प करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे का ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टी, कि वो अपनी लर्निंग के अंदर जो डिफिकल्टीज आ रही है, एक बच्चे को
लर्निंग के अंदर जो डिफिकल्टीज आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं पर ओवरकम किया जाए, काबू पाया जाए, ठीक है, सो दैट, ताकि दे में गेन सेंस ऑफ अचीवमेंट, ताकि बच्चे में सेंस ऑफ अचीवमेंट गेन हो जाए, अचीवमेंट, उपलब्धि प्राप्त करने की उसकी इंद्रिया काम करने लग जाए। सेंस का मतलब इंद्रिया यहां पे, ठीक है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मतलब बच्चे के अंदर अचीवमेंट प्राप्त करने की भूख जाग जाए, एंड रिकवर देयर कॉन्फिडेंस, और बच्चे का कॉन्फिडेंस रिकवर हो जाए, एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, और बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाए लर्निंग के अंदर। बार बार वही बातें हो रही है, आप खुद समझदार हैं, आप ज्यादा समझाने की तो कहां जरूरत है। एनकरेज करो प्यूपिल को कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे इन द क्लास, की बच्चा हमेशा सक्रिय, इस तरीके का कुछ करो। मतलब कुल मिलाकर सारा का सारा भगवान जो है ना वो टीचर है। टीचर इज ए गॉड, टीचर एक देवता है, टीचर एक भगवान, और जो आप सब है ना सब भगवान ही एक तरीके से आपके हाथ में है, आपके स्टूडेंट का पूरा लेखा जोखा। मतलब आप उस बच्चे को एनकरेज करो कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। कई बच्चे पैसिव रहते हैं, कई बच्चे एक्टिव रहते हैं नहीं रहते। एक्टिव तो वो बच्चे रहते हैं जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, और पैसिव वो बच्चे रहते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से बच्चे क्या है, डिस्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर वही उसी की बात की गई है कि एनकरेज करो पीपल्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लास एक्टिविटी, वो क्लास की एक्टिविटी में क्या रहे, बिल्कुल एक्टिव रहे। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ से कि प्यूपिल विद लर्निंग डिफिकल्टीज, हमें बताया जा रहा है, एक मिनट, ओके, अब देखो कि प्यूपिल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज, वो बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ में होते हैं, उनके जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी होती है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जिन बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दे आर मोर पैसिव इन क्लास, और वो क्लास के अंदर पैसिव रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। जिनमें डिफिकल्टीज होती है लर्निंग की वो पैसिव रहते हैं, एक्टिव नहीं। दे सेल्डम आस्क क्वेश्चन और एक्सप्रेस देयर व्यूज, दे मतलब वे, सेल्डम मतलब मुश्किल से ही, आस्क क्वेश्चंस मतलब उनको क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते। यहां जवाब देने की तो बात अलग है, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता। दिस सेल्डम आस्क क्वेश्चन, वो टीचर से क्वेश्चन तो करते ही नहीं है। टीचर ने पढ़ा दिया कि ए फॉर गधा, तो वो गधा ही मानेंगे। ए फॉर एप्पल है ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब गधा, तो वो गधा ही मानेंगे। उनमें मतलब वो ताकत नहीं है, वो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको यार, साहस नहीं है, वो एनकरेजमेंट नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछ सके टीचर से कि सर हमने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है, ये गधा कहां से आ गया कि सर आप ही बता रहे हो ऐसा। तो कि दे सेल्डम आस्क क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और क्वेश्चन तो छोड़ो, एक्सप्रेस देयर व्यूज, और वो अपने व्यूज भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने दृष्टिकोण, अपनी बातें भी नहीं समझा पाते हैं। फिर हमें बताया जा रहा है कि रीमीडियल टीचर को एनकरेज करना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास, कि हर एक बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करे क्लास के अंदर। भैया ये टीचर का रोल चल रहा है, टीचर, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर, कि है ना प्लीजरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, प्लीजरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस। एक प्लीजर मतलब हंसते हंसाते हुए पढ़ो, आराम से पढ़ो, तबीयत खुश करके पढ़ो, ऐसे नहीं मुंह लटका लियो और पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीजर लर्निंग एक्सपीरियंस में हेल्प इनहांस पीपल्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि भैया एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट इन लर्निंग के अंदर जगाना है, इनहांस करना है, तो प्लीजर लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, एकदम गजब की टीचिंग होनी चाहिए। सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। फोकस ऑन द लर्निंग, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर, फोकस ऑन द लर्निंग, टीचर का पूरा ध्यान बच्चों को लर्न करवाने के ऊपर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि बच्चे को याद होना ही चाहिए, बच्चा सीखना ही चाहिए। तो वही पॉइंट है कि टीचिंग शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। भैया टीचिंग का मतलब नॉलेज को ट्रांसफर करना नहीं है। टीचिंग शुड नॉट ओनली फोकस, टीचिंग न केवल फोकस करता है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने का ही काम नहीं करता है टीचिंग जो है ना, टीचिंग शुड नॉट मतलब पढ़ाने से ज्ञान की ट्रांसमिशन ही नहीं होता है, बट ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट पीपल्स आर बेनिफिटेड फॉर द एंटायर लर्निंग प्रोसेस। मतलब टीचिंग से केवल ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं किया जाता है, इसके अलावा स्टूडेंट पीपल को क्या बेनिफिट हो रहा है पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस से, पूरे के पूरे एंटायर लर्निंग प्रोसेस से बच्चे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के अंदर। कि टीचिंग नॉट ओनली गिव्स नॉलेज बट ऑल्सो
बेनिफिट ऑल ऑफ द एंटायर लर्निंग प्रोसेस। ये मैंने मेरी शब्दों में, मेरी भाषा में बोल दिया। हिंदी में मैं कहूं तो इतना ही है कि एक टीचर का केवल उद्देश्य यही नहीं है कि वो ज्ञान को बांटे, उसका उद्देश्य ये भी है कि वो पूरी लर्निंग प्रोसेस करवाए और उसका बेनिफिट एक बच्चे को मिले। टीचर्स, ये वाला पॉइंट, टीचर्स शुड प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी, मतलब एक टीचर को एम्पल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। एम्पल बहुत सारी, अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर। एक टीचर को, एक विद्यार्थी को बहुत सारे अवसर देने चाहिए टू प्रैक्टिस करवाने के एंड टू थिंक, और सोचने के। मतलब एक बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए, एक बच्चा प्रैक्टिस करने पर मजबूर हो जाए, इतना अवसर बच्चों को देना चाहिए एक टीचर को। टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज, टीचर को अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, अवसर देना चाहिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए और बच्चों को सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए, क्या प्रैक्टिस करवाने के लिए? कि व्हाट दे हैव लर्नड इन क्लास, जो बच्चा क्लास में सीखा है, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और जो कंटेंट, जो मैटर उसको पढ़ाया गया है, उस पढ़ाए गए मैटर को बच्चा एक्सप्लेन करे, बच्चा सीखे। ये चीज प्रदर्शित करने के लिए बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो सोचे और वो प्रैक्टिस करे। जैसे मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं इसका टेस्ट लूंगा, ये ध्यान रखना आप, और नंबर कम आए तो देख लेना फिर क्या देखूंगा यार मैं तो, खैर छोड़ो। एंड अलाउ, और अलाउ करता है उनको टू सॉल्व प्रॉब्लम, और बच्चों को कहता है कि बेटा ये आपको पजल दी जा रही है, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, इसको मतलब इसके बारे में इसका आंसर दो। तो ये अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए एक टीचर को। टीचर शुड केयरफुली ऑब्जर्व, एक टीचर को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए द परफॉर्मेंसेस। भैया टीचर का कर्तव्य है, टीचर का रोल है कि उसको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए ऑफ देयर पीपल, अपने पीपल्स की, अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। एंड गिव देम एप्रोप्राइट असिस्टेंस, और उनको उचित असिस्टेंस, सहायक सामग्री उनको यूज करने के लिए देनी चाहिए। फीडबैक्स उनका देखना चाहिए और एनकरेजमेंट बच्चों का करना चाहिए। एक टीचर को सबसे पहले तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना सीखा, उनको एप्रोप्राइट, उचित असिस्टेंस, सहायता देनी चाहिए, उचित फीडबैक देना चाहिए। वाह, शाबाश, वेरी गुड, बेटा ये गलत कर दिया तूने, इसको सही कर यार, इसको दोबारा कर, ये फीडबैक हो गया। एनकरेजमेंट, वेरी गुड, तू तो वास्तव में क्या बात है यार, गजब, मजा आ गया भाई, शानदार, अब की बार और भी बढ़िया करना, बहुत अच्छा, ये एनकरेजमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो है शो कंसर्न फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल। भैया इंडिविजुअल पीपल को भी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। एक टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो हर एक बच्चे की क्वालिटी का उस टीचर को पता होना चाहिए। इंडिविजुअल पीपल, व्यक्तिगत मतलब एक एक विद्यार्थी की परफॉर्मेंस का पता एक टीचर को होना चाहिए, यही बात है। तो देख लो, पीपल में एनकाउंटर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। में एनकाउंटर क्या होता ही है ना, ये तो एनकाउंटर का मतलब सामना करना, कि जो विद्यार्थी होता है उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है ना। सर पेन नहीं चल रहा, सर पेंसिल नहीं है, सर वो नहीं है, सर फलाना, सर ढीमका, सर ये, सर वो, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है एक विद्यार्थी को। और आप तो देखते ही होंगे ना, आप पढ़ाते हो यार, आप स्कूल्स में पढ़ाते हो, आप कॉलेज में पढ़ाते हो, ठीक है, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हो, तो आपने देखा होगा सर पेन नहीं है, भूल गया। छोटे बच्चों में सर पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, सर इसने मेरा पेन ले लिया, सर इसने मेरा ये कर दिया, सर इसने मेरे पिंच कर दिया, फलाना ढीमका डमदड़ा। तो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है एक प्यूपिल को इन देयर स्टडीज, अपने स्टडीज में। देयरफॉर टीचर को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, इसलिए टीचर का ध्यान, टीचर को ये करना चाहिए, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस के अंदर ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स इन क्लास। मतलब क्लास के अंदर इंडिविजुअल उसको पता होना चाहिए टीचर को, हाँ इसके पास में ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है। मतलब टीचर नहीं होता भाई साहब, वो तो भगवान का रूप ही होता है क्लास के अंदर, तो उसको तो सब पता होना चाहिए। होता है क्या? तुम लोगों को पता है क्या? नहीं यार, इतना कैसे पता होगा जब एक क्लास में 80 जने बैठे रहते हैं, 100 जने बैठे रहते हैं, तो एक टीचर कहाँ से 80 और 100 को देख पाता है यार? कुछ नहीं, वो आता है, पढ़ाता है, पढ़ा के चला जाता है। हाँ, कुछ बच्चों पे उसका ध्यान रह पाता है, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन पर उनका ध्यान रह पाता है, या बिल्कुल डल रहता है उसके ऊपर ध्यान रहता है। बेटे मीडियम तो मर ही जाते हैं, उनका तो कुछ नहीं है, बस चल रहा है, गाड़ी चल रही है, खींच रही है ना। ये मैंने जनरली बात बताई, ये तो किताबी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन जनरली मैंने बता दिया। अगर किसी को बुरा लगा तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलते हैं, लेकिन इट्स रियलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। दे शुड प्रोवाइड, आगे बात कर रहे हैं अपन, दे शुड प्रोवाइड। दे मतलब टीचर्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए इंडिविजुअलाइज रिमीडियल टीचिंग। समझ में आ गई प्रॉब्लम?
अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे को दिख नहीं पा रहा है, मान लो सपोज दैट किसी बच्चे को दिख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, किसी बच्चे को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा है, उस बच्चे को रिमीडियल टीचिंग करवानी चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड, व्यक्तिगत रूप से, बिफोर एंड आफ्टर क्लास, या तो क्लास शुरू होने से पहले या क्लास खत्म होने के बाद। होता ही है ना, इंटरवल में पढ़ा देते हैं यार बच्चों को, जैसे हमारे साथ मैथ्स के टीचर है मुकेश कुमार जी सर, वो अब बच्चों को मतलब कभी भी देख लो बच्चे उनसे इंटरवल में पूछते रहते हैं, कभी कभी मेरे पास भी आ जाते हैं, सर स्पेलिंग का मीनिंग बताओ, इसका ये क्या होगा, ये नहीं होगा फलाना, और आपके साथ में तो होता रहता है, आप यू आर जीनियस, ठीक है ना। तो बच्चों को क्या होता है, टीचिंग बिफोर एंड आफ्टर क्लास, मतलब बिफोर एंड आफ्टर क्लास बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ड्यूरिंग रेसेज, यहां तक कि रेसेज के अंदर, रेसेज समझ गए आप, लंच टाइम के समय, सो दैट दे कैन रिमूव देयर लर्निंग, ताकि वो अपनी लर्निंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ऑब्स्टेकल्स, अपनी डिफिकल्टीज को रिमूव कर पाए एज पॉसिबल है, जितना संभव हो सके, ठीक है। आगे है ड्यूरिंग मार्किंग। अब कभी कभी टीचर को कॉपी भी चेक करनी पड़ती है, चलो हम लोग तो नहीं कर पाते, मतलब क्लास में जो नोटबुक होती है, नोटबुक क्या, हाँ जो नोटबुक होती है होमवर्क देते हैं, वो तो हम फिर भी नहीं चेक कर पाते, क्योंकि 12th क्लास में 100 बच्चे बैठे रहते हैं, तो इतनी कॉपियां चेक करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन उनका जो टेस्ट लिया जाता है उसके अंदर मार्किंग हमें इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है, तो वो वाली बात ही यहाँ पर बच्चों की जा रही है कि ड्यूरिंग मार्किंग असाइनमेंट्स, असाइनमेंट के समय मार्किंग करते समय, असाइनमेंट से आप समझेंगे होमवर्क, ठीक है, होमवर्क दे दिया आपने, उसके आप मार्किंग कर रहे हैं, तो टीचर शुड टेक नोट, टीचर को नोट करना चाहिए द कॉमन एरर्स ऑफ पीपल, कि बच्चा कहां गलती कर रहा है। अब एक एक बच्चे की कॉपी चेक करने का मतलब ये कि एक कॉपी में 10 मिनट लगना और 100 कॉपी आप चेक कर रहे हो तो दिन पूरा समझ में आ गई क्या बात। तो टीचर शुड टेक नोट, बच्चों मतलब एक टीचर को नोट करना चाहिए कॉमन एरर्स ऑफ पीपल, बच्चा क्या गलती कर रहा है उसके कॉमन एरर पर एक टीचर को ध्यान लगाना चाहिए, एंड डिलीवर द करेक्ट कॉन्सेप्ट, और वहां उस कॉपी में लिखना भी चाहिए, बेटा आपने ये गलती करी है, आपकी राइटिंग सही नहीं है, आपने ये अशुद्धि कर दी, आपकी ये स्पेलिंग गलती है, आप फलाना, आप डीप का अड़म दड़म, एंड नॉलेज टू देम प्रॉम्प्टली, और उसको नॉलेज तुरंत ज्ञान देना चाहिए, बेटा ये आपने गलत कर दिया, इसको सही करो, तुरंत बताना चाहिए, ये एक टीचर का कर्तव्य है, इट्स द ड्यूटी ऑफ ए टीचर, क्योंकि भगवान बता दिया ना टीचर को। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपना एक मिनट में टाइम देख लो कितना अपन ने पढ़ लिया। हाँ, टाइम तो कहाँ दिखेगा यार, 37 मिनट हो गए, चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, करिकुलम अडेप्शन, करिकुलम अडेप्शन, ठीक है, अनुकूलन होता है इसका मतलब आपका करिकुलम, करिकुलम का मतलब क्या होता है, आप सब समझदार है, करिकुलम 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 होता है यार पाठ्यक्रम जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, करिकुलम का मतलब हो गया पाठ्यक्रम, तो यहां पर पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि टीचर को पढ़ाने में भी मजा आए और बच्चों को सीखने में भी बहुत सारी चीजें मिले, ठीक है, टीचर को पढ़ाने में भी मजा आए और एक टीचर बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा भी सके और बच्चों के साथ साथ टीचर को भी मजा आए, ठीक है। तो करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन इसको हम बोलेंगे। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब भैया आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है ना। तो देखो, रीमीडियल टीचर्स शुड अडेप्ट, रीमीडियल टीचर को अडेप्ट करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए, अपनाना चाहिए द करिकुलम जो पाठ्यक्रम है, टू अकोमोडेट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ प्यूपिल्स। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट लिखा है कि भैया एक टीचर को ऐसा कंटेंट पढ़ाना चाहिए, एक टीचर को ऐसा करिकुलम अपनाना चाहिए जिससे जो वो कंटेंट बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की क्या एबिलिटी है, बच्चे की क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, लर्निंग विशेषता, उसकी लर्निंग, उसकी सीखने की क्या विशेषता है और उसकी कितनी उसकी योग्यता है, उस योग्यता को समायोजित करते हुए, अकोमोडेट करते हुए करिकुलम का एक टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए या अडेप्ट करना चाहिए, बात एक ही, अनुकूलन करना चाहिए कि रीमीडियल टीचर को शुड अडेप्ट करना चाहिए, अनुकूलन करना चाहिए करिकुलम का टू अकोमोडेट, समायोजित करने के लिए द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज ऑफ प्यूपिल, एक प्यूपिल की एबिलिटी, एक प्यूपिल की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक टीचर को अपने करिकुलम को अकोमोडेट करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। समझ गए होंगे यार, सीधी सी बात है कि आप अगर बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इंटेलिजेंट कंटेंट होना चाहिए,
आप डफर को पढ़ा रहे हो, डफर तो नहीं कहना चाहिए, थोड़े कम बच्चे हैं, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना समझ नहीं पाते हैं, तो उनको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ रहे हैं, देखते क्या लिखा है। टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टली बाय टेक्स्ट बुक, सीधा टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाना चाहिए। स्टार्ट कर दिया, पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, राम राम श्याम श्याम दिनेश दिनेश मुकेश मुकेश, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमका अड़म दड़म, दिस इज नॉट अ टीचिंग भैया, इट्स नॉट अ टीचिंग। डायरेक्टेड बाय टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाना चाहिए। पहले समझाओ कि आप पढ़ा क्या रहे हो, समझा क्या रहे हो, ठीक है ना। इस तरह की कई बातें, बाकी आप सब समझदार है, खुद टीचर है। टीचर नहीं है, टीचर नजर आ रहा है भाई अब तो। देयर इज नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक एज वेल, भैया की टेक्स्ट बुक में जो रामायण दी गई है, जो महाभारत लिखी गई है, पूरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पूरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा पा रहे उतना अच्छे से अच्छा पढ़ा दो, कि देयर इज नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट्स, कि भैया पूरे कंटेंट्स पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इन द टेक्स्ट बुक एज वेल। टीचर्स शुड यूज ऑल टीचिंग मटीरियल्स इन गुड वे, भैया टीचर को टीचिंग मटीरियल गुड वे में यूज करना चाहिए। टीचिंग मटीरियल बोर्ड हुआ, डस्टर हुआ, डंडा हुआ, चौक हुई, यूज इफेक्टिवली यार, अच्छे से यूज करो उन सब चीजों का, ठीक है। आगे है 6 पॉइंट होमवर्क पॉलिसीज, बच्चों को होमवर्क कैसा दिया जाए, बच्चों को होमवर्क कैसा दिया जाए, तो सुन लो। स्कूल्स शुड फॉर्म्यूलेट, स्कूल को फॉर्म्यूलेट करना चाहिए, वही क्रिएट करना चाहिए। क्लियर पॉलिसीज, मतलब फॉर्म्यूलेट का मतलब बनाना, क्लियर पॉलिसीज बनानी चाहिए होमवर्क के ऊपर। भैया मतलब स्कूल्स की बात की जा रही है, स्कूल के गुलाम है हम लोग, तो जैसा डायरेक्टर बोल देगा वैसे हम करेंगे। डायरेक्टर ने कहा बेटा यहाँ क्या सर यहाँ बैठो, तो यहीं बैठो, फिर टीचर तो है ना, इतने रुपए दूंगा सर, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं जाओ, ठीक है। लेकिन आजकल थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हो रही, कुछ टीचर ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि सर इतने रुपए लूंगा, पढ़वाना है तो बोलो होता है ना, आप वो हो। लेकिन हम वी आर नॉट नाउ अ प्राइवेट टीचर, वी हैव टू बिकम गुड गवर्नमेंट टीचर। ओके, रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर होना ही चाहिए, क्रैक होना ही चाहिए, इतना ऐसे दम खम लगा के पढ़ो, अभी तो बहुत टाइम है यार, तैयारी करो जबरदस्त, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़े, ठीक है। स्कूल्स शुड फॉर्मुलेट, स्कूल्स को फॉर्मुलेट करना चाहिए, बनाना चाहिए क्लियर पॉलिसीज ऑन होमवर्क, होमवर्क के ऊपर क्लियर पॉलिसीज बननी चाहिए, क्लियर साफ साफ नीतियां, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस बनने चाहिए। विच शुड बी रिव्यूड रेगुलरली, जिनका रेगुलरली रिव्यू भी हो सके, जिनको बार बार आप देख भी सके। आपने होमवर्क दे दिया बेटा पहला पार्ट पूरा लिख के ले आना, और टीचर चेक ही नहीं करता, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। जितना दिया है उतना चेक हो जाना चाहिए, दिस इज द होमवर्क पॉलिसी। फिर बताया जा रहा है एक्सरसाइज बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, देखो हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो मतलब होमवर्क के रूप में बनी हुई है, छोटे बच्चों को देते हैं। जैसे मैं देखता हूँ मेरी भांजी के पास किताब होती है, उसके अंदर ए फॉर एप्पल, उसके सामने फिर उसका सेंटेंस लिखा रहता है आधा अधूरा, फिर उसको वो पूरा करते हैं, मतलब देयर इज नो नीड टू नोटबुक, है ना। इन द टेक्स्ट बुक वो सब कुछ कर लेता है। एक्सरसाइज बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट शुड ओनली बी सर्व्ड एज ए रेफरेंस, मतलब वो बुक ही मतलब बच्चों को देनी चाहिए जो रेफरेंस, टीचर के द्वारा रेफरेंस की जाती है, संदर्भित की जाती है। टीचर ने देखा कोई अच्छी सी रेफरेंस बुक, मतलब इससे सप्लीमेंट्री बुक, या जिसको हम बोल सकते हैं पास बुक, या फिर कोई एक्सरसाइज बुक, जैसे मैं कहूँ 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, तो उनको एक्सीलेंट ही पढ़नी चाहिए बजाय संजीव के, ठीक है। संजीव इज बेटर, मान सकता हूं संजीव इज बेटर देन एक्सीलेंट, बट माई मीन टू से एक्सीलेंट इज द बेस्ट, ठीक है। कुछ लोग बेटर मानते हैं, लेकिन मैं बेस्ट कहूंगा। तो इस तरीके से है कि एक्सरसाइज बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट शुड ओनली बी सर्व्ड एज ए रेफरेंस बुक, ठीक है। अगर आपके भाई बहनों में इधर उधर रिलेशन में कहीं भी इधर उधर कहीं भी कोई भी बच्चा अगर 12th क्लास में है, तो मैं रात को 8 बजे हमेशा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, रोजाना लाइव क्लास पे आता हूं, और मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं। अभी मैं पूरा कोर्स उनको करवाऊंगा, जो भी बच्चा फ्री में है, कोई मैं कॉस्ट नहीं ले रहा, इससे मतलब एक तरीके से सेवा ही कर रहा हूं मैं तो मेरी तरफ से। बाकी तो बहुत से लोग बहुत सारी कमेंट करते हैं फलाना ढीम का अडम दड़म, मैं ध्यान नहीं देता। तो आपको अगर कोई बच्चा है और कोई भाई बहन है, कोई छोटा भाई बहन, कोई रिलेशन में कोई ताऊ ताई चाचा मामा भाभी XYZ कहीं भी पीहर में ससुराल में कोई भी 12th क्लास में कोई बच्चा है, तो कंपलसरी इंग्लिश सबके चलती है। मैं 8 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ाता हूं, 8 से 9 तक। तो प्लीज आप उन बच्चों को बोलो जो मेरे से जुड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। फिर बोला जा रहा है स्कूल्स शुड चूज, स्कूल्स को चूज करना चाहिए, स्कूल्स को चुनाव करना चाहिए। दीज एक्सरसाइज बुक्स, ये जो किताबें हैं, केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ इन बुक्स का चुनाव करना चाहिए, एंड एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करना चाहिए।
उचित तरीके से एडजस्ट करना चाहिए टू द कैटेगरी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से ऑफ होमवर्क। मतलब आप एक्सरसाइज बुक लेने जा रहे हैं मार्केट में अपनी स्कूल के लिए, आप सपोज दैट आपकी स्कूल है, आप एक टीचर है और आप अपने बच्चों के लिए मतलब रेफरेंस बुक लेने जा रहे हैं, तो आप ये देखो कि भैया कैटेगरी क्या है उस बुक की, उसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा, उसमें कितनी क्या क्वालिटी, क्या खूबी है उसके अंदर होमवर्क की। ये एक टीचर का कर्तव्य बनता है देखने का। फिर है द होमवर्क शुड हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव। भैया होमवर्क शुड हैव क्लियर होमवर्क होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो उसके तथ्य हैं, जो उसके एम्स है, उद्देश्य हैं, मतलब किसके होमवर्क के जो उद्देश्य हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। एंड अकोमोडेट, समायोजित होना चाहिए टू द लेवल ऑफ नीड्स एंड द पीपल। मतलब पीपल की नीड के अकॉर्डिंग, पीपल की लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा है 5th क्लास में और आप ले आए 10th क्लास तक का लेवल, ये अच्छी बात नहीं है। द फॉर्म एंड द कंटेंट्स ऑफ होमवर्क शुड बी, मतलब जो फॉर्म है, जो रूप है, जो कंटेंट है एक होमवर्क की बुक का, एक ग्रेट वेराइटी, एक अच्छी वेराइटी वाली होनी चाहिए, एज ताकि डेवलप प्यूपिल्स क्रिएटिविटी, सेल्फ लर्निंग एंड कोलैबोरेट स्किल्स। मतलब इस तरीके की आपकी वो मतलब जिस चीज को आप चुनने जा रहे हैं, जो किताब आप बच्चों के लिए लगवाने जा रहे हैं, उस किताब में, उस होमवर्क वाली बुक के अंदर मतलब इस तरीके का होमवर्क होना चाहिए, इतना वेराइटी वाला होमवर्क होना चाहिए ताकि प्यूपिल की क्रिएटिविटी बढ़े, एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, संरचनात्मकता की जो उसकी विशेषता है वो बढ़े, सेल्फ लर्निंग के लिए बच्चा मोटिवेट हो, सेल्फ लर्निंग करने लग जाए, कोलैबोरेट स्किल्स और स्किल्स का यूज करने लग जाए। लर्निंग स्किल्स होती है ना, 4 टाइप की स्किल्स होती है, वैसे मेन तो LSRW आपने पढ़ा है, लर्निंग है ना, लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग बोला गया, लर्निंग, LS से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो LSRW ये स्किल्स बच्चों की क्रिएट होनी चाहिए, एलेबरेट कर सके वो, सॉरी कोलैबोरेट कर सके, मिला सके। होमवर्क शुड मैच द कंटेंट टॉट इन क्लास, और जो सर ने क्लास के अंदर मैटर पढ़ाया है वो का वो ही कंटेंट होमवर्क के रूप में होना चाहिए। टीचर्स शुड गिव सिंपल एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, ये बात तो पहले ही होगी कि एक टीचर को क्लियर कट और अच्छा इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। असाइन का मतलब होमवर्क देना चाहिए, एप्रोप्राइट अमाउंट होमवर्क ईच डे, प्रत्येक दिन ठीक ठाक सा होमवर्क एक विद्यार्थी को देना चाहिए टीचर के द्वारा। इफेक्टिव एंड मैकेनिकल ड्रिल्स शुड बी अवॉइडेड, बहुत अच्छा पॉइंट है, इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव और मैकेनिकल ड्रिल्स, इफेक्टिव होना चाहिए होमवर्क, इनइफेक्टिव नहीं, प्रभावशाली होना चाहिए, अप्रभावशाली नहीं। तो अप्रभावशाली होमवर्क नहीं होना चाहिए, और मैकेनिकल ड्रिल्स शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड किए जाने चाहिए होमवर्क के अंदर। टीचर्स शुड मेक गुड यूज ऑफ होमवर्क एज ए टूल फॉर द इवैल्यूएट एंड फीडबैक, इनहांस द मोटिवेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। बहुत अच्छा पॉइंट है कि टीचर को शुड मेक गुड यूज ऑफ होमवर्क, कि अच्छे से अच्छा होमवर्क का यूज करना चाहिए एज ए टूल, एक टूल के रूप में, एक औजार के रूप में, ताकि वो इवेल्युएशन कर सके, मूल्यांकन कर सके एक बच्चे का, उस बच्चे का फीडबैक देख सके। फीडबैक का मतलब उसने क्या, उसने प्रोग्रेस की है वो देख सके। इन सब चीज़ों के करने से इन्हांस द मोटिवेशन, ये सब करेगा बच्चा तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन कितना हुआ ये देखना चाहिए, उसकी लर्निंग में कितना इफेक्ट हुआ ये देखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये वाला पार्ट हमने आज इसको देख लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को, जो कि इंग्लिश बैकबोन के नाम से मेरा चैनल है, मैं रीमीडियल टीचिंग का सेकंड पार्ट आपको पढ़ा दिया। अभी अपन बहुत सारे पार्ट करेंगे, पूरी रीमीडियल टीचिंग डीप से डीप पढ़ेंगे, फिर देखते हैं साला क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलो, वो भी अच्छे कमेंट, है ना। बुरे कमेंट तो दिमाग खराब हो जाता है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, कोई बुरा कहता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो रीमीडियल टीचिंग का ये जो चैप्टर है ये पूरा, ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ। आगे अपन को 7th नंबर का पार्ट पढ़ना है, फिर इससे ये पॉइंट्स पूरे करने के बाद में 14 पॉइंट है, ये 14 पॉइंट पढ़ाने के बाद में मुझे बहुत कुछ और पढ़ाना है, उनकी बातें भी अपन करते रहेंगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।